जी, स्टार्ट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक प्लेटो है। प्लेटो 428 बीसी को पैदा हुए और 348 बीसी को इनकी डेथ हुई। ये एथेंस में मतलब एथेंस में ही पैदा हुए और वहीं पे फ़ौत हुए। नेक्स्ट करें। सबसे पहले प्लेटो का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्लेटो कौन था? प्लेटो सुकरात का स्टूडेंट था। अ, प्लेटो का जो ओरिजिनल नेम था वो एरिस्टोटल्स था। इसको प्लेटो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी जो बॉडी थी वो रिज़ेम्बल करती थी अर्थ प्लेट के साथ, तो इसलिए इसको प्लेटो कहा जाता था। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता था और इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने पहली दफ़ा आइडियल स्टेट का कांसेप्ट दिया। प्लेटो का मानना था कि एक और दुनिया है जो कि परफेक्ट है और हमारी जो ये दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, यहाँ पे मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और प्लेटो चाहता था कि ये हमारी जो दुनिया है इसको हम आइडियल बनाएं, जैसे इसने कंसेप्ट दिया था कि एक और दुनिया है जो कि परफेक्ट है, खुदा की दुनिया, गॉड वर्ल्ड। तो ये इस दुनिया को भी परफेक्ट बनाना चाहता था, तो इसलिए इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। प्लेटो को यूटोपियन भी कहा जाता है क्योंकि इसने जो ये आइडियल स्टेट का कांसेप्ट दिया था ये पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए इसको यूटोपियन कहा जाता है और इसको आइडियलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये आइडिया को रियल मानता था। प्लेटो डिवोटेड हिज लाइफ टू वन गोल, हेल्पिंग पीपल टू रीच अ स्टेट ऑफ यूडोमोनिया। प्लेटो ने अपनी सारी ज़िंदगी एक ही गोल पे लगा दी थी कि लोगों को वो एक स्टेट ऑफ यूडोमोनिया तक पहुँचाए। यूडोमोनिया कहते हैं फुलफिलमेंट, यानी हर इंसान अपनी लाइफ में सैटिस्फैक्शन चाहता है, तो ये लोगों को उस सैटिस्फैक्शन तक पहुँचाना चाहता था। उनके लिए आइडियल स्टेट का कांसेप्ट दिया और इसी पे इसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी भी बनाई थी, एक अपना स्कूल बनाया था, इसको इसने फिर अकेडमी का नाम दिया। और ये जो इसका स्कूल था, ये ऐसा नहीं था कि इसमें हर कोई चला जाता था। इस स्कूल में सिर्फ़ वही बच्चे जाते थे जो कि ब्रिलिएंट हो, यानी जो कि लायक-फ़ायक बच्चे होते थे, सिर्फ़ वहीं जा सकते थे। और इसकी इस अकेडमी से बहुत ब्रिलिएंट फिलोसोफर भी निकले, जिनमें से जो सबसे फ़ेमस है वो एरिस्टोटल है। तो ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्लेटो का। नेक्स्ट करें। फिर प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ आइडियाज़, इसने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडियाज़। और इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए फिर इसने 2 थ्योरियाँ दी, थ्योरी ऑफ सोल ऑफ एलेगोरी और एलेगोरी ऑफ केव्स। नेक्स्ट। थ्योरी ऑफ सोल में ये कहता है कि जो सोल है उसमें 3 हर सोल में 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक रीज़न, एक करेज और एपेटाइट। ये कहता है कि फिर ये जो इसने 3 एलिमेंट्स दिए हैं सोल के, रीज़न, करेज और एपेटाइट, फिर इस बुनियाद पे ये फिर ह्यूमन बीइंग्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर। ये कहता है कि जिसमें रीज़न डोमिनेट करेगा तो वो मैन ऑफ गोल्ड होगा, मतलब वो मैन ऑफ गोल्ड वाली कैटेगरी में आएगा। और जिसमें करेज डोमिनेट करेगा, करेज का एलिमेंट डोमिनेट करेगा तो वो मैन ऑफ सिल्वर होगा। और जिसमें एपेटाइट का एलिमेंट डोमिनेट करेगा तो वो मैन ऑफ कॉपर होगा। तो ये ह्यूमन बीइंग्स को इन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता है, किसके बेसिस पे? ये जो सोल के इसने एलिमेंट्स बताए हैं 3, इसके बेसिस पे ये ह्यूमन बीइंग्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट करें। फिर ये प्लेटो कहता है कि सोल का फंक्शन क्या है? तो ये कहता है कि सोल का जो फंक्शन है वो ये है कि ये हमें बताता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। और ये हमें बताता है कि परफेक्ट क्या है और इम्परफेक्ट क्या है। फिर यहाँ वो रियल वर्ल्ड में रह कर आएगा, यानी ये इसने जो कंसेप्ट दिया था कि एक दुनिया है जो परफेक्ट है, जो खुदा की दुनिया है। तो ये कहता है कि जो हमारी सोल है ये उस दुनिया में रह कर आई है। तो ये फिर हम हमारी के साथ करता है और फिर उस कंपैरिज़न के ज़रिए ये इज़िली डिफरेंशिएट कर पाते हैं और क्या रॉन्ग है। और फिर प्लेटो कहता है कि ये जो कंपैरिज़न मतलब कंपैरिज़न हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी में ये एबिलिटी नहीं होती, बल्कि कंपैरिज़न सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जिनमें रीज़न का एलिमेंट डोमिनेट करेगा, सिर्फ़ वही लोग कंपैरिज़न कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे फिलोसफर किंग्स का कांसेप्ट आता है। प्लेटो कहता है कि जिन लोगों में रीज़न का एलिमेंट डोमिनेट करेगा, तो वो फिलोसफर किंग्स होंगे। ये लोग जो है ना, ये रूल कर सकेंगे। इन लोगों को हक होगा कि ये कंट्री पे रूल करें, क्योंकि इनमें रीज़न का एलिमेंट डोमिनेट करता है और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जो हमारी दुनिया है, इसको खुदा की जो दुनिया है, यानी जो परफेक्ट वर्ल्ड कैपेबिलिटी होती है। तो फिलोसफर किंग्स उन लोगों को कहा जाता है कि जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे इस दुनिया को परफेक्ट बना लें, और जिनमें रीज़न का एलिमेंट डोमिनेट करता है, प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो ये थी इसकी थ्योरी ऑफ सोल। फिर इसने ये जो इसने स्टेटमेंट दिया था कि रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडियाज़, तो इसको प्रूव करने के लिए फिर इसने दूसरी थ्योरी दी, एलेगोरी ऑफ केव्स। इस थ्योरी को इसने एक एग्ज़ाम्पल से समझाया है। ये कहता है कि एक केव है, एक गार है, उसमें कुछ लोग हैं, जिनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, और इनकी जो बैग है वो केव की ओपनिंग की तरफ है। और ये कहता है कि ये लोग जो है, ये इस पोज़ीशन में बैठे हुए हैं कि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। और ये कहता है, ये प्लेटो कहता है कि इन लोगों के बैक पे, ये आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि आग जल रही है, और उस आग के दरमियान इन लोगों के दरमियान और आग के दरमियान एक रास्ता है, जहाँ से लोग मुसलसल गुज़रते हैं। और जब ये आग उन लोगों पर पड़ती है, जब ये आग उन लोगों पर पड़ती है, तो उनके शैडोज़ जो हैं ना, इन कैदियों को नज़र आते हैं दीवार पर। तो ये जो कैदी हैं, ये समझते हैं, इ इन वो जो शैडोज़ इनको दिख रहे होते हैं ना, तो ये लोग कहते हैं कि ये बस रियल है। ये चीज़ें रियल है, बस जो रियल है वो यही है। तो इनमें से, इन कैदियों में से एक शख्स होता है कि जिसमें रीज़न का एलिमेंट डोमिनेट करता है। वो क्या करता है कि वो अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि मैं इस गार से बाहर निकलूँ। तो वो जब कोशिश करता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसके हाथ बाहर कलरफुल दुनिया अम, सरसब्ज़ दरख्तों को देखता है, तो वो हैरान हो जाता है कि आज तक जिसको हम रियल मान रहे थे, यानी वो लोग तो अंदर शैडोज़ को रियल मान रहे थे ना, तो वो हैरान हो जाता है कि आज तक हम जिस चीज़ को रियल मान रहे थे, वो तो रियल है ही नहीं। तो वो फिर क्या करता है, वो अंदर वापस गार में जाता है, और वो अपने साथियों से कहता है कि ये सच नहीं है, दुनिया मुख्तलिफ है, ये जो हमें शैडोज़ दिख रहे हैं, ये जो है, ये उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम पागल हो गए हो, और कुछ लोग उस शख्स को कहते हैं, उससे एग्री करते हैं कि हाँ, तुम सच कहते हो। तो प्लेटो कहता है कि ये जो बाहर की दुनिया है, ये खुदा की दुनिया है, परफेक्ट वर्ल्ड है, आइडियल वर्ल्ड है, और जो गार के अंदर की दुनिया है, ये हमारी दुनिया है। और फिर ये जो शख्स बाहर गया है, तो इसमें रीज़न डोमिनेट कर रहा है, और ये जो है ना, ये फ्लैट कर रहा है बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को, और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये गार की अंदर की जो दुनिया है, इसको चेंज कर दे, बाहर जो परफेक्ट वर्ल्ड है उसकी तरह। तो ये कांसेप्ट प्लेटो ने इसमें जो जो स्टेटमेंट दिया था कि रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडियाज़, तो इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए फिर उसने समझाया है कि एक रियल वर्ल्ड है जो खुदा की दुनिया है, और एक हमारी दुनिया है जो कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसको कुछ लोग परफेक्ट बना सकते हैं, और वो लोग कौन है? वो फिलोसोफर किंग्स हैं। बुक्स ऑफ प्लेटो ने 36 बुक लिखी हैं, जिनमें रिपब्लिक, द लास्ट, द एपोलॉजी, द सिम्पोसियम की बुक है, ये इसने 40 साल की उम्र में लिखी थी। नेक्स्ट करें। प्लेटो का मानना था कि एक और दुनिया है जो कि परफेक्ट है। इसलिए वो ये जो हमारी दुनिया है, इसको भी परफेक्ट बनाना चाहता था। इसके लिए इसने आइडियल स्टेट का कांसेप्ट दिया, और इसका जो ये आइडियल स्टेट वाला कांसेप्ट है, ये इसने अपनी बुक द रिपब्लिक में दिया है। और प्लेटो का मानना था कि एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सोसाइटी में जस्टिस को जो है ना, वो कायम करना होगा। बगैर जस्टिस के हम आइडियल स्टेट को नहीं बना सकते। तो इसके लिए इसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, और इसकी जो ये बुक है, द रिपब्लिक, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यही आपको बार-बार मिलेगा कि सुकरात ने ये कहा। तो ये बुक दरअसल लिखी प्लेटो ने है, लेकिन इसका जो मरकज़ी किरदार है वो सुकरात है। प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में लिखता है कि सुकरात की मुलाकात अपने
एक दोस्त पोलीमार्केट से होती है और इसके बूढ़े वालिद सिफालिस से हो जाती है। इनके दरमियान गपशप होती है और फिर ये सुकरात क्या है? तो ये रात को जो आंसर मिलता है, सबसे पहला आंसर इसको ये मिलता है कि जस्टिस ये है कि सच बोलना और कर्ज़ अदा कर देना। तो सुकरात इसको इस आंसर को ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि मान ले कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे हथियार देता है कि ये अपने पास रखो अमानत के तौर पर, और फिर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देता है। तो क्या फिर मैं उसको वो हथियार दे दूँ? अगर मैं उसको वो हथियार दूँगा, तो वो तो उसके लिए भी नुकसानदेह होंगे और लोगों के लिए भी नुकसानदेह होंगे। तो इस तरह कर्ज़ अदा कर देना, ये तो वो इस पहले आंसर को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसको दूसरा आंसर मिलता है कि जस्टिस ये है कि दोस्तों के साथ अच्छाई करना और दुश्मनों के साथ बुराई करना। तो सुकरात इस आंसर को भी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो फ़ितरतन बुरे होते हैं और हमारे दुश्मन जो होते हैं वो फ़ितरतन अच्छे होते हैं। तो फिर अगर जस्टिस ये है कि दोस्तों के साथ अच्छाई करना और दुश्मनों के साथ बुराई करना, तो अगर हमारे फ़ितरतन बुरे दोस्त हुए तो उनके साथ हम अच्छाई करेंगे और फ़ितरतन जो अच्छे दुश्मन होंगे हमारे, उनके साथ हम बुराई कर लेंगे। तो ये तो फिर जस्टिस ना हुआ, तो वो इस आंसर को भी रिजेक्ट कर देता है। फिर सुकरात को एक तीसरा हाँ, जो आंसर मिलता है कि जस्टिस ये है कि कि जिसके पास पावर है, उनका हुक्म माने। यानी जो मज़लूम तबका होता है, जो गरीब तबका होता है, उसको चाहिए कि जिनके हाथों में पावर जिनके पास पावर है, उनका हुक्म माने। तो सुकरात कहता है कि ठीक है, लेकिन इसमें फिर सुकरात कहता है कि तब जस्टिस की डेफिनिशन क्या होगी जब 2 पावरफुल क्या होगी? तो ये कहकर वो इस आंसर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस रखता है। वो कहता है कि जस्टिस जो है ना, उसके 2 फॉर्म है। एक जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल और दूसरा जस्टिस एट सोशल लेवल। ये कहता है कि सबसे पहले जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर कायम करना होगा और इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस कैसे कायम होगा कि हर बंदा ये जान जाए किज़म डोमिनेट कर रहा है, तो वो रूलिंग क्लास उसका जो प्रोफ़ेशन होगा वो फिर रूलिंग क्लास होगा। अगर जिसमें करेज डोमिनेट करे तो उसका जो प्रोफ़ेशन होगा वो सोल्जर क्लास होगा, और जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करे तो उसका जो प्रोफ़ेशन होगा वो वर्किंग क्लास होगा। तो सुकरात कहता है द रिपब्लिक में कि हर बंदा ये जान ले कि उसमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रही है, और जब वो ये जान लेता है कि उसमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रही है, कौन-सा एलिमेंट उसमें डोमिनेट कर रहा है, तो फिर उसको चाहिए कि वो अपना प्रोफ़ेशन तैयार कर ले और फिर उस प्रोफ़ेशन में रहकर वो जो है ना अमानतदारी से अपना काम करे, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर हमारे पास जस्टिस होगा। और फिर सोशल लेवल पर वो जस्टिस बताता है कि जब हर बंदा ये जान जाएगा कि उसमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रहा है, तो फिर वो अपना प्रोफ़ेशन भी चूज़ कर लेगा और फिर उम्र भर उसी प्रोफ़ेशन में रहेगा और ईमानदारी से अपना काम करेगा। और जो ये रूलिंग क्लास होगी, तो ये क्या करेगी, ये सोल्डर क्लास और इनमें से किसी को भी हक नहीं होगा, इनमें से कोई भी एक-दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ना रूलिंग क्लास ट्रेडर वाली क्लास में इंटरफेयर करेगी, ना ट्रेडर क्लास रूलिंग वाली क्लास में इंटरफेयर करेगी। तो ये फिर हमारे पास सोशल लेवल पर जस्टिस कायम हो जाएगा। करें। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रहा है? ये उसको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए फिर प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन देता है कि इसके ज़रिए इंसानों को पता चलेगा कि उनमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रहा है। ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन देने से पहले प्लेटो क्या करता है कि जो एथेंस का सिस्टम होता है उसको स्टडी करता है, और स्पार्टा जो इसका पड़ोस मुल्क होता है उसका सिस्टम भी स्टडी करते हैं, क्योंकि एथेंस की लड़ाई जबकि जो एथेंस होते हैं इनके साथ अच्छी खासी जो इनकी आर्मी होती है, नेवी होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हार जाते हैं
और स्पार्टा जीत जाता है, तो फिर प्लेटो इनके सिस्टम को स्टडी करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से हम हार गए थे और ये जीत गए थे। तो इस वजह से ये फिर स्पार्टा के सिस्टम को भी स्टडी करते हैं और इसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एक पॉइंट ये मिलता है कि स्पार्टा में औरतों को भी एजुकेशन दी जाती है, यानी जितनी एजुकेशन मर्दों को दी जाती है, उतनी औरतों को भी दी जाती है, जबकि एथेंस में ऐसा नहीं था। और दूसरा पॉइंट इसको ये मिलता है कि स्पार्टा में मिलिट्री एजुकेशन पे ज़्यादा काम किया जाता है, जबकि एथेंस में इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे ज़्यादा काम किया जाता है। तो ये दोनों सिस्टम को स्टडी करते हैं, एथेंस के भी और स्पार्टा के भी, और फिर अपनी एक थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं ये एजुकेशन के जो लेवल है उसको 2 में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए उसको जो स्टेट है वो अपनी हिरासत में ले लेगी और फिर उसकी तरबियत खुद करेगी। प्राइमरी एजुकेशन में 0 से लेकर 20 साल तक आते हैं। तो ये कहते हैं कि 0 से लेकर 10 साल तक बच्चे को जो है ना वो फिज़िकल एजुकेशन दी जाएगी, यानी उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। फिर 10 से लेकर 15 साल तक बच्चे को म्यूज़िक सिखाया जाएगा और म्यूज़िक एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक, यानी मार्शल सॉन्ग्स उसको सिखाए जाएँगे ताकि उसमें हिम्मत और बहादुरी पैदा हो और अपने स्टेट के लिए मतलब जान देने का जज़्बा उसमें पैदा हो जाए। और इसको बेसिक हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स और साइंस साथ में पढ़ाई जाएगा और फिर 15 से लेकर 20 साल तक इनको मोरल एजुकेशन दिया जाएगा। जब ये 20 साल कंप्लीट हो जाएँगे इसके एजुकेशन के, यानी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर इनका एक टेस्ट होगा। और जो इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा, तो फिर वो आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेगा और जो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा, तो वो जो लोग होंगे जो इस टेस्ट में फेल हो जाएँगे, तो यहाँ से एक बात साबित हो जाएगी कि उन लोगों में एपेटाइट का जो एलिमेंट है वो हो जाएगा और फिर वो सारी उम्र मतलब उसी क्लास में रहेंगे। फिर ये जो जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो फिर उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा। 20 से यानी 10 साल तक वो 20 से लेकर 30 साल तक वो हायर एजुकेशन हासिल करेंगे। फिर 30 साल की उम्र में इनका एक और टेस्ट होगा। इनका एक और टेस्ट होगा और वो टेस्ट जिसने क्लियर कर दिया वो आगे एजुकेशन कंटिन्यू करेगा और जिसका क्लियर ना हुआ यानी जो फेल हो गए, तो यहाँ से एक बात साबित हो जाएगी कि जिन्होंने फेल कर लिया है, उनमें करेज का एलिमेंट डोमिनेट कर है और उनको सोल्डर क्लास में भेज दिया जाएगा और फिर वो तमाम उम्र उधर ही रहेंगे। और ये जिन्होंने क्लियर कर लिया है, तो उनको फिर आगे 5 साल तक फ़िलॉसफ़ी सिखाई जाएगी, यानी 30 से लेकर 35 तक उनको फ़िलॉसफ़ी सिखाई जाएगी और फिर 35 से लेकर 50 यानी 15 उनको हुकूमत में ओहदे दिए जाएँगे ताकि उनकी इन 15 सालों में उनकी ट्रेनिंग की जाएगी कि उनको हुकूमत सँभालने का तरीका आ जाए कि मतलब पॉलिसीज़ बनाना, ये सब वो सीख जाएँ, तो 15 साल उनकी ट्रेनिंग होगी। फिर जब वो 50 साल को पहुँच जाएँगे, तो फिर उनका एक फाइनल टेस्ट होगा। फाइनल एग्ज़ाम होगा और जो इस फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा तो उन लोगों को फिलोसोफर किंग्स कहा जाएगा और जो इसमें फ़ेल हो जाएँगे तो उनको एडवाइज़र कहा जाएगा कि वो उनके एडवाइज़र बन जाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि फिलोसोफर किंग और ये जो एडवाइज़र है जिन्होंने टेस्ट जो है ना वो क्लियर नहीं किया इन मतलब इनमें एजुकेशन का या कोई फ़र्क है या फिलोसोफर किंग जो है उनको ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। इनकी एजुकेशन बिल्कुल सेम होगी। लेकिन सिर्फ़ एक फ़र्क होगा वो ये होगा कि जो फिलोसोफर किंग्स हैं, उन्होंने जो कुछ पढ़ा है उनको वो प्रैक्टिकल करना आ रहा है। जबकि जो एडवाइज़र होंगे जिन्होंने टेस्ट फ़ेल कर लिया है, तो वो इसको प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकते। तो इसलिए उनको एडवाइज़र बना दिया जाएगा। फिर ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे ने ये टेस्ट पास किया हो। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लीडर कैसे चूज़ एक ही लीडर बनना होता है, तो एक लीडर हम कैसे चूज़ करेंगे इनमें से? तो प्लेटो कहता है कि इसका तरीका ये होना चाहिए कि ये जो फिलोसोफर किंग्स होंगे, इनको पावर से बिल्कुल लगाव नहीं होगा। यानी ये नहीं चाहेंगे कि हमें पावर मिले। इनको सिर्फ़ एक चीज़ से लगाव होगा और वो नॉलेज होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे। तो लोग इनको फिर आके रिक्वेस्ट करेंगे ये खुद नहीं कहेंगे कि हम इस सीट के लिए एलिजिबल हैं, हमें लीडर बना दो, बल्कि लोग आके इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं और आप हमें रूल करें। तो आप कंट्री को जो है ना वो रूल करें। तो फिर ये जो है ना वन बाय वन लिमिटेड पीरियड के लिए ये फिलोसफर किंग आएँगे और जो है ना रूलिंग करेंगे। तो ये थी थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की। नेक्स्ट करें?
थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो ने ये जो फिलोसफर क्लास है और सोल्डर क्लास है, इनको कंबाइन करके एक नाम दिया गार्डियन क्लास। एक प्रॉब्लम आई कि अगर ऐसा हो गया कि ये जो गार्डियन क्लास है, जिसमें फिलोसफर क्लास भी आती है और सोल्डर क्लास भी आती है, अगर इनमें कहीं एपेटाइट का एलिमेंट जो है ना वो डोमिनेट कर गया और ये लोग करप्ट हो गए, तो उस सिचुएशन में फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्योंकि इनमें एलिमेंट तो तीनों एलिमेंट जो है ना वो हर सोल में प्रेज़ेंट होते हैं। किसी में कोई चीज़ मिनिमम होती है, किसी में कोई चीज़ मैक्सिमम होती है, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट है ये हर सोल में प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन देता है प्लेटो और इसके लिए वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म पेश करता है। ये कहता है कि अ, ये जो जो लोग करप्ट हो जाएँगे, गार्डियन क्लास में से जो लोग करप्ट हो जाएँगे, उनको हम एक कम्युनिटी में अलग से एक कम्युनिटी में रखेंगे और फिर ये अपना इसका जो कम्युनिज़्म है, उसमें ये 2 पॉइंट देते हैं, कम्युनिज़्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स। ये कहते हैं कम्युनिज़्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये कहता है कि ये लोग ये गार्डियन क्लास जिस कम्युनिटी में रहेंगे, वहाँ पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर एक टेबल है, तो वो टेबल हर किसी का होगा, वो किसी एक बंदे का नहीं की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कम्युनिज़्म ग्रुप मैरेजेज़ होंगे, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, वो एक-दूसरे के साथ रिलेशन बना सकते हैं, कोई फैमिली सिस्टम नहीं होगा। इसके बाद प्लेटो कहता है वो अपनी हिरासत में ले लेगी और ना बच्चों को बताया जाएगा कि आपके माँ-बाप कौन है, ना माँ-बाप को बताया जाएगा कि आपके बच्चे कहाँ हैं और कौन हैं। प्लेटो कहता है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि नेपोटिज़्म जो है ना ये नहीं होगी और इस तरह फिर माशरे में करप्शन नहीं होगी। प्लेटो कहता है कि माशरे में करप्शन कैसी आती है, ऐसे कि बंदे के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो वो कहता है कि ये मेरी जायदाद है और फिर उसको बढ़ाने के लिए जो है ना वो करप्शन करता है। तो प्लेटो कहता है अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर करप्शन ही नहीं होगी और फिर प्लेटो कहता है कि फिर बंदा अम, इस तरह करप्ट होता है कि फैमिली के लिए बंदा करप्ट हो जाता है। यानी वो कहता है कि फैमिली के लिए ये करूँ, तो इस वजह से वो करप्ट हो जाता है। अगर फैमिली ही नहीं होगी, तो फिर करप्शन भी नहीं होगी। और फिर प्लेटो इसका एक और फ़ायदा बताते हैं कि अक्सर जो औरतें होती हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में लगा लेती हैं। अगर ऐसा हो जाए कि इनसे बच्चे ले लिए जाएँ और स्ट्रेट ही उनकी तरबियत करें, तो इससे ये होगा कि औरत औरत जो है, वो आज़ाद हो जाएगी और वो जो अपनी एनर्जी एक बच्चे को देती है, तो वो अपनी एनर्जी और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, वो सारी स्टेट को देगी और स्टेट को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये थी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म प्लेटो की और इसकी जो ये थ्योरी है इसको इसके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज़ किया और वो कहता है कि आपने जो थ्योरी दी है, यानी आपने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर कंपैरिज़न विद इस्लाम अगर प्लेटो की ये जो तमाम थ्योरीज़ हैं, इसका कंपैरिज़न हम इस्लाम के साथ करें, सबसे पहले इसकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म है, तो ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म में जो फैमिली सिस्टम है, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया हुआ है, और प्रमोट किया जाता है। और फिर आपको याद होगा कि हमने सीरा जब हमने स्टार्ट की थी तो उसमें ज़माने जाहिलियत में हमने पढ़ा था कि 4 तरह के निकाह होते थे। तो ये अगर इसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म देखें और उसके ये ग्रुप मैरेजेस देखें, तो ये भी बिल्कुल उसी से मतलब मैच होता है। इसमें ज़िना को प्रमोट किया जा रहा है जबकि इसे सख्ती से मना किया गया है और ये गुनाह कबीरा में आता है। और फिर इसने जो आइडियल स्टेट का कांसेप्ट दिया हुआ है, तो इसमें पावर जो है ना वो चंद हाथों में है। यानी डिक्टेटरशिप वाले सीन बनते हैं, जबकि इस्लाम इस चीज़ से मना करता है कि पावर सिर्फ़ चंद लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और फिर एक चीज़ जो सिमिलर है वो ये है कि ये जो लीडरशिप की क्वालिटी जो इसने बताई है कि चूज़ करने में सीट के लिए एलिजिबल हूँ, बल्कि लोग उसको कोई मतलब पावर से लगाव नहीं होगा, बल्कि लोग उसको खुद कहेंगे कि आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। तो खलीफ़ा को चूज़ करने का भी यही तरीका है कि खलीफ़ा खुद नहीं कहेगा कि आप मुझे चूज़ करें। और फिर जो इसने क्या कहते हैं, इसने इंसानों को मतलब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। मैन ऑफ गोल्ड और मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर। तो ये इसने इंसानों को मुख्तलिफ
कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और फिर उनको कहा है कि अगर कोई जैसे कोई मैन ऑफ कॉपर है तो वो हमेशा वर्किंग क्लास में ही रहेगा। वो उससे आगे आ ही नहीं सकता, वो उस क्लास में नहीं आ सकता, वो रूलिंग वाली क्लास में नहीं आ सकता। तो ऐसा इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। आप में ये कैप जब तो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ़ एक काम के लिए नहीं बना होता। तो ये प्लेटो की तो ये सब कुछ है प्लेटो के बारे में। साकल अच्छा सिस्टर सैरिश का क्वेश्चन है कि फिलॉसफी जो है प्लेटो की वो डिफाइन कर दें जस्टिस जी, के हवाले से। प्लेटो फिलॉसफी और जस्टिस। जस्टिस ये कहता है कि जस्टिस जो है ना वो एक इंडिविजुअल लेवल पे होगा और सोशल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा होगा कि हर बंदा ये जान ले कि वो किस कैटेगरी से मतलब किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। उसमें क्या चीज़ जो है ना वो डोमिनेट है। वो उसमें एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है, एपेटाइट का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है या उसमें करेज का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है या उसमें ये रीज़न का एलिमेंट डोमिनेट कर एपिटाइट रहा को है। जब वो डिफाइन कर दें, एपिटाइट क्या है, क्या चीज़ है? भूख वो भूख। अच्छा भूख क्या कह रहे हैं? मतलब अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके। तो हर बंदा ये जान ले कि उसमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रहा है और जब वो ये जान गया कि मुझ में क्या चीज़ डोमिनेट कर रही है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफ़ेशन इख्तियार कर ले और फिर उसमें ईमानदारी से काम करे। यानी जिसमें अगर रीज़न डोमिनेट कर रहा है, तो उसका प्रोफ़ेशन रूलिंग क्लास होगा, यानी वो रूल करेगा और अगर किसी में करेज का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, तो उसका जो प्रोफ़ेशन है वो शोल्डर क्लास है और अगर किसी में एपेटाइट का एलिमेंट डोमिनेट करे तो उसका जो प्रोफ़ेशन है वो वर्किंग क्लास है, प्रोडक्शन का काम जो है ना वो करेगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हुआ कि बंदा जान ले कि मैं किस मतलब मेरा प्रोफ़ेशन क्या है और फिर वहाँ पे जो है ना ईमानदारी से अपनी तमाम उम्र ईमानदारी से अपना काम करे। और सोशल लेवल पे जस्टिस ये है कि कि ये जो रूलिंग क्लास है, ये रूल करेगी ट्रेडर क्लास पर, वर्किंग क्लास पर और सोल्डर क्लास पर और एक-दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सोशल लेवल पर जस्टिस हुआ प्लेटो के अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पे करप्शन का भी एक पॉइंट था इनका, कि इसने करप्शन को किस तरह ख़त्म करने के लिए कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इसने दी थी कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और फैमिली नहीं होगी तो बंदा फिर करप्ट नहीं होगा और जो ये मतलब पेरेंटिंग बच्चों जैसे ही बच्चे पैदा होंगे उसको रियासत जो स्टेट है वो अपनी हिरासत में ले लेगी। तो इससे ये होगा कि बच्चे अपने माँ-बाप को नहीं पहचानेंगे और माँ-बाप अपने बच्चों को नहीं पहचानेंगे तो नेपोटिज़्म वाले जो कांसेप्ट है वो नहीं होगा, करप्शन नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर भी करप्शन नहीं होगी प्लेटो के अकॉर्डिंग और फैमिली नहीं होगी फिर भी करप्शन नहीं होगी। यार ये फैमिली वाला पॉइंट तो इसका बड़ा अजीब सा है, वैसे फर्स्ट टाइम इस तरह का मैंने कॉन्सेप्ट सुना किसी फिलोसफर, और तो किसी फिलोसफर ने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि फैमिली ही खत्म कर दी, फैमिली वाला सिस्टम ही खराब खत्म कर दिया। इसका जो पूरा इसकी सारी थ्योरीज़ जो है ना वो पॉसिबल ये इसके आइडियल स्टेट की थ्योरीज़ है परफेक्ट बनाने की, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। अच्छा इसका एक कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है और एक हमने कार्ल मार्क्स का भी कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में ये दोनों इसमें कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे ख्याल में शायद सिमिलर हो, बाकी तो कोई चीज़ इसमें सिमिलर लग नहीं रही। नहीं, वो कार्ल मार्क्स की जो है उसमें ये है कि वो तो पूरी सोसाइटी के लिए ना, इसकी जो है वो सिर्फ़ गार्डियन क्लास के लिए यानी सोल्डर क्लास के लिए और फिलोसोफर्स के लिए। और दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि जो नीड्स है वो मिनिमम कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। जबकि जो कार्ल मार्क्स की है उसमें तो ये है कि हर बंदे की जो नीड्स है वो पूरी करनी चाहिए। हम्म। इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये जो उसने जो थ्योरी दी है कम्युनिज़्म की। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस्टर सैरिश कह रही हैं प्लाटो का सोशल व्यू देखना पड़ेगा इसको देखने के लिए। हुँ, मुझे लगता है इसने जो ये आइडियल स्टेट का कांसेप्ट दिया है, ये इसलिए क्योंकि इसका जो टीचर था सुकरात, उसको मतलब डेमोक्रेसी थी उसमें उसको मार दिया गया था, तो अच्छा इसलिए इसने
मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर सख्त इसका क्या किस्म का कोई, एक। इसका कोई रोल है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर प्लेटो का? नहीं, ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के शायद खिलाफ हाँ, था। लेकिन पढ़ मैं से ऐसा जी सिस्टर क्या आपकी। मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ? जी जी। रनवे असल में प्लाटो का जो सोशल कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए ना ये समझना पड़ेगा कि उसका मसला कहाँ से था। बेसिकली प्लाटो ये बात कर रहा था कि जो फैमिली है वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि वो सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रक्शन भी फैला रहा है। फिर वो फैमिली टाइज जो है वो लोगों के, समझ ले रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसके लिए लोग कुछ सही गलत सब कुछ करने के लिए रेडी हो हुँ, जाते हैं। फिर इसी वजह से प्लाटो ये भी कहता था कि लोग उनके लिए प्रॉपर्टीज बनाते हैं, नेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसीलिए वो ये नहीं कहता था कि हमें हमें बिल्कुल ही फैमिली नहीं बनानी चाहिए, बट प्लाटो का ये था कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ फैमिली अगर मौजूद हो, जो सारे के सारे यानी कि जितने भी हैं सब एक ही जैसे एक ही जगह पे आ जाए, एक ही रूल के अंडर आ जाए, तो फैमिली हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तो इसके अलावा ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। हाँ, डेमोक्रेसी बिल्कुल। के अगेंस्ट था असल ये। में ये मेरे ख्याल में जो डिफरेंट हमारी क्लासेस हैं, जैसे एक मिडिल क्लास है, एक इलीट क्लास है, एक पुअर क्लास है, उसके फर्क को खत्म करके एक ही क्लास की फैमिली होनी चाहिए जो जिसको आप डील कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो यही बात करते थे कि जितनी भी क्लासेस हैं उसको एंड हो जाना चाहिए, और एक ऐसी आइडियल स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे जितने लोगों की नीड हो वो सेम हो, और उनकी फ्रीडम हो वो सेम हो, उनके राइट्स हो वो सेम हो। मगर जस्टिस पे जो उनका कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरीके से था कि गवर्नमेंट को लोगों को बोलना नहीं है बल्कि उनको फोर्सअप करना है कि आपने हर चीज माननी है। तो वो ये बात मानते थे कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह अपने जितनी भी राय है वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको फोर्स करना हर चीज एक अच्छी चीज को मानने के लिए। हुँ, और एक बात और कि ये प्लेटो का कांसेप्ट ये था कि जो रूल करेंगे, जो लीडर्स होंगे वो उनका फिलॉसफर होना बहुत लाज़मी है। लाज़मी है कि वो फिलॉसफर्स हों। हम्म। लेकिन हर बंदा तो फिलोसफर नहीं हो सकता ना, ये मतलब। हुँ, और एक जो इसने ये एजुकेशन सिस्टम अगर इसका देखें तो इसने जो ये टेस्ट वाली बात की है तो ये भी तो सही नहीं है कि एक टेस्ट डिसाइड करता है कि आप जो है इस क्लास में जा सकते हैं, इस क्लास में। और वो इसने जो ये एजुकेशन वाला सिस्टम नहीं, ये 50 साल तक जाता है। मतलब एक बंदा। हाँ, और इस मतलब थ्योरी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ़ ट्रेनिंग के लिए 15 साल है और 35 साल जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी के हैं। मतलब बात वही है ना कि ये इसने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हुँ, पॉसिबल ही नहीं है ये स्टेट। अच्छा, इसकी जो थ्योरीज हैं और इसका जो स्टूडेंट था सुकरात, इसका स्टूडेंट है, ये सुकरात का स्टूडेंट है। सॉरी मेरे जहन से निकल गया। ये सुकरात ये सुकरात का स्टूडेंट है और इसका स्टूडेंट एरिस्टोटल है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसकी थ्योरी और सुकरात की थ्योरी में जमीन आसमान का फर्क है। सुकरात में फ़र्क होगा। उसको मैंने इतना स्टडी नहीं की लेकिन थोड़ा बहुत ये फ़र्क है उसमें। ये- और फिर एरिस्टोटल की थ्योरी में भी फ़र्क है। वो इसकी मतलब थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म को बिल्कुल ही रिजेक्ट करता है, वो नहीं मानता इस थ्योरी को। और उसने भी फिर एक एकेडमी बनाई थी और उस एकेडमी का रूल ये था कि उसमें हर कोई पढ़ सकता है। इसकी एकेडमी का रूल ये था कि हर कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ़ जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे वही पढ़ेंगे। हम्म। किसी का और कोई क्वेश्चन है?
इसकी एजुकेशन सिस्टर अरीबा पूछ रही हैं, स्टेट पे इम्प्लीमेंट हुआ हो रहा है, इसकी एजुकेशन स्टेट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सॉरी, मैं तो नहीं समझा क्या इसकी हुआ था। नहीं, अगर मैं पूछ रही है कि इसकी एजुकेशन स्टेट पे कोई इम्प्लीमेंटेशन है। नहीं हुई इम्प्लीमेंट, ये तो सिर्फ इसका आइडियल स्टेट है कि सिर्फ बस इसने लिखा है, बस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, ये सिस्टर सैरिश ने भेजी है, ये पिक्चर शो हो रही है आपको? हम्म। अच्छा। अच्छा, मैंने एक बुक भी चैट में वो की है, शेयर की है। अल फराबी और प्लाटो के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, यानी थ्योरी ऑफ सोल हो गया, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ फैमिली हो गया, उनके बीच में यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और प्लाटो का पॉइंट ऑफ व्यू का टोटल डिफरेंस जो है वो बताने के लिए एक बुक है, वो मैंने शेयर की हुई आप लोगों की चैट। जी जी, वो आई है, वो इट्स अ वो गुड। मैं देखता हूँ अभी। यहाँ पे शेयर की। जी, वो कमेंट सेक्शन में शेयर की है सिस्टर सैरिश ने। चले, ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच अदिला, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया।